Hello and welcome to Ashish Malik IS Academy. Today's topic of our discussion for UPSC current affairs is Air India plane crash at Kozhikode Airport. Recently Kozhikode Airport में एक दुखद न्यूज समाचार आया था कि कोझिकोड एयरपोर्ट में एयर इंडिया का एक्सप्रेस फ्लाइट क्रैश कर चुका है, एक वैली में जाके क्रैश कर गया है। इस क्रैश के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस क्रैश को, इस तरह के लैंडिंग को, इस तरह के क्रैशेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और इसका क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज द रेफरल कोड आशीष मलिक 10 टू अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन फी। ऑल्सो आशीष सर का लिखा हुआ बुक दिशा 365 करंट अफेयर्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बोथ आर अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एज वेल एज इन अमेजोन। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। दिस बुक कवर्स अराउंड 70% ऑफ योर करंट अफेयर्स फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। एंड ऑल्सो आशीष सर ने रिसेंटली 1000 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज का एक बुक रिलीज किया है। अक्टूबर 4 को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी करंट अफेयर्स अपडेटेड एमसीक्यूज, प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं, उसको इस बुक में डाला गया है। तो दिस बुक इज मस्ट बाय बुक। जो इस ईयर एग्जाम देने वाले हैं वो ये बुक जरूर खरीदिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। एंड ऑल्सो myself Arnab, faculty for PT Pointers for Polity, Economy, class 11 and 12 NCERT Economics and Rapid Current Affairs. Now let us begin with our discussion. Economic Times का headline है at least 18 dead including 2 pilots in Air India Express plane crash. इस न्यूज़ के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या कंटेक्स्ट है, वो समझते हैं। देखिए, रिसेंटली एयर इंडिया के एक्सप्रेस फ्लाइट जो दुबई से केरला आ रहा था वो कोझिकोडे एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लैंडिंग सही तरीके से नहीं हुआ और वो लैंड एक क्रैश लैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो एक क्रैश कर गया वो फ्लाइट। ये फ्लाइट एक वंदे भारत का पार्ट था। मतलब कोरोना के पीरियड में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे और जितने भी इंडियंस बाहर रहते थे उनको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया था, जिससे कि जो बाहर अब्रॉड जितने भी इंडियंस हैं उनको वापस लाया जा सके। तो दुबई में जितने भी इंडियंस रहते थे उनको वापस लाने के लिए ये एयर इंडिया ने अपना एक फ्लाइट भेजा था और वो केरला में लैंड करने वाला था। अराउंड 191 मेंबर्स और 91 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग पायलट्स एज वेल एज द पायलट्स, 2 पायलट्स, क्रू मेंबर्स एंड द पैसेंजर्स। जितना टोटल मेंबर थे, जितना टोटल लोग थे वो था 191 एंड अनफॉर्चुनेटली इट फेल डाउन ऑन ए वैली इन कोझिकोडे एयरपोर्ट। एक वैली में जाके गिरता है ये प्लेन। समझते हैं क्यों। पहले हम लोग समझेंगे कुछ डॉट्स, कुछ पॉइंट्स, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे इस डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कि क्या क्या फैक्टर्स हुए हैं इस क्रैश के पीछे। देखिए, this is a suppose this is a normal runway and focus on this first position. This is the first position, this blue is the first position जहां पे प्लेन को लैंड करना है। मतलब फ्लाइट इस पोजीशन पे आकर, इस एरिया पे आकर अपना लैंड करेगा। मतलब जो फ्लाइट्स का व्हील है वो रनवे को टच करेगा। एंड नाउ दिस इज द सेकेंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकेंड पोजीशन तक आते आते ये फ्लाइट अपना स्पीड कंट्रोल कर लेगा और ये स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। एक नॉर्मल रनवे पे यही होता है। और सेकेंड पोजीशन के बाद कुछ एरिया दिया हुआ रहता है, कुछ एक्सटेंडेड एरिया रहता है जिसको कहा जाता है रेसा, रनवे एंड सेफ्टी एरिया। सपोज इन केस इस फ्लाइट का ओवररन होता है। ओवररन मतलब जैसे फर्स्ट पोजीशन में फ्लाइट को लैंड करना था, फ्लाइट को अपना व्हील रनवे पे टच करना था, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक विंड्स फ्लाइट जो है फर्स्ट पोजीशन में अपना व्हील रनवे पे टच नहीं कर पाया और ये फर्स्ट पोजीशन को मिस कर गया। और इस पोजीशन पे आकर, सपोज इस पोजीशन पे आकर फ्लाइट टच करता है रनवे को, तो इस फ्लाइट को, अगर ये फ्लाइट इस पोजीशन पे आकर रनवे को टच करता है, मतलब इसके लिए थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस चाहिए अपना स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, अपना स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये रेसा यूज किया जाता है जो सेकेंड पोजीशन के बाद रहता है और इस रेसा का लिमिट होता है 240 मीटर्स। सपोज इस रनवे का टोटल लेंथ है 1000 मीटर्स
तो इस 1000 मीटर्स में 240 मीटर्स का रेसा होगा, रनवे एंड सेफ्टी एरिया, टू लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ ओवररन। अगर ये ओवररन होता है तो इसको, इसका कॉन्सिक्वेंसेस को लिमिट करने के लिए ये रेसा रखा जाता है। साथ ही साथ सपोज कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करते वक्त अचानक कोई टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट को अपना टेक ऑफ रिजेक्ट करना पड़ा, तो उस केस में भी फ्लाइट को एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए अपना स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। उस टाइम पे भी इस रेसा का काफी ज्यादा यूज होता है। तो ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO का मानना है जो रेसा होगा दैट शुड बी 240 मीटर्स फॉर एवरी एयरपोर्ट। ये है नॉर्मल एक रनवे का सिस्टम, एक नॉर्मल रनवे का स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो कोझिकोडे एयरपोर्ट था, ये कोझिकोडे एयरपोर्ट एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट मतलब देखिए, समझिए, सब ये हिल एरिया है। सपोज दिस इज अ हिल माउंटेन एरिया, और इस हिल एरिया में एयरपोर्ट बिल्ड करना मुश्किल है, प्लेन एरिया मिलना मुश्किल है। तो इस हिल एरिया में एयरपोर्ट कैसे बनाया जाता है? इस हिल को लेवल किया जाता है। कैसे लेवल किया जाता है? इस तरह से इस ऊपर वाले पोर्शन को काट दिया जाता है और इस ऐसे पोजीशन पे एक लेबल कर दिया जाता है और यहाँ पे एक रनवे बनाया जाता है और यहाँ पे रहता है, ये है वैली। ये एक माउंटेन को कट करके लेवल करके रनवे बनाया गया, ये है वैली, ये है दूसरा माउंटेन। सो दीज आर नोन एज टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप, एक टेबल जैसा ऊपर उठा हुआ, एक टेबल जैसा ऊपर रेज है, ये रनवे। नाउ ये जो कोझिकोडे एयरपोर्ट था, ये इसी टेबल टॉप एयरपोर्ट का एग्जाम्पल था। और इस टेबल टॉप एयरपोर्ट में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस समझते हैं। देखिए, नॉर्मल रनवे में हमें पता है ये 1000 मीटर का रनवे है और इसमें 240 मीटर का एक रेसा रहेगा। लेकिन ये टेबल टॉप एयरपोर्ट, इसका डिस्टेंस भी कम होता है, साथ ही साथ रेसा जो है, ये रेसा का लिमिट भी कम होता है। रेसा का लिमिट 90 मीटर्स होता है, 90 मीटर्स का रेसा रहता है। तो मतलब समझिए, कहाँ 240 मीटर्स, कहाँ 90 मीटर्स। नॉर्मल एयरपोर्ट में, नॉर्मल रनवे पे 240 मीटर का रेसा होना जरूरी है, लेकिन टेबल टॉप रनवे में 90 मीटर्स का एक फिक्स रेसा बनाया गया है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप एयरपोर्ट ऐसा किसी कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और अगर ICAO कोई रिकॉग्निशन नहीं देता है इस टेबल टॉप रनवे को, टेबल टॉप एयरपोर्ट को, इसका मतलब ICAO नहीं सोचता है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट में कितना रेसा होना चाहिए, कितना एरिया में रेसा बनना चाहिए। तो ICAO एक नॉर्मल रेसा का लिमिट दे दिया है 240 मीटर्स का, जिससे नीचे रेसा नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में टेबल टॉप एयरपोर्ट होने की वजह से, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से 90 मीटर्स का रेसा रखा गया है फॉर टेबल टॉप रनवेज। ये है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखिए, मोमेंटम। फिजिक्स का एक टर्म है मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 का मास है कैपिटल M, ऑब्जेक्ट 2 का मास है स्मॉल m। ऑब्जेक्ट 1 का जो एक्सेलरेशन है दैट इज स्मॉल a एंड ऑब्जेक्ट 2 का जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो स्मॉल a। तो मोमेंटम क्या होगा? ऑब्जेक्ट 1 के लिए मोमेंटम होगा कैपिटल M इंटू स्मॉल a, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए मोमेंटम होगा स्मॉल m इंटू स्मॉल a। ए में कैपिटल M स्मॉल a, स्मॉल m स्मॉल a। और जिसका मास ज्यादा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 का मास ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट 2 का मास कम है, ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम भी कम होगा। मतलब जितने भी वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनका मास ज्यादा रहता है, इसका मतलब उनका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। और जितने नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जो छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनका मास कम होता है, मतलब मोमेंटम भी कम होगा। ये था दूसरा फैक्टर। नाउ अगर इस एक्सीडेंट का सिनेरियो अगर समझे सही तरीके से, तो क्या क्या
कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। देखिए, ये था रनवे, 90 मीटर्स का रेसा था और यहाँ पे लैंड करना था, इस फर्स्ट पोजीशन पे लैंड करना था फ्लाइट को। फ्लाइट आता है और इस फर्स्ट पोजीशन पे लैंड नहीं कर पाता है, ये ओवररन कर जाता है, मतलब इस एरिया पे लैंड करता है, अराउंड इस एरिया पे लैंड करता है, मतलब इस फ्लाइट के लिए जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, ज्यादा चाहिए अपना स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और इस रेसा का यूज करेगा ये फ्लाइट। ड्यू टू ओवररन दिस फ्लाइट विल यूज द रेसा जो 90 मीटर्स का है। रेसा कम होने के वजह से इसको स्पेस भी कम मिला। सेकेंड इज टेबल टॉप रनवे है, स्पेस कम है, जैसे ही 90 मीटर क्रॉस करेगा वो सीधा गिरेगा जाके एक वैली पे। अलॉन्ग विद दैट ये जो फ्लाइट था एक वाइड बॉडीड फ्लाइट था, मतलब इसका मास काफी ज्यादा था, और अगर मास ज्यादा है मतलब इसका मोमेंटम भी काफी ज्यादा है। मोमेंटम को अगर कम करना है, एक बड़ा मोमेंटम को, एक बड़ा मास, एक जो बड़ा एयरक्राफ्ट होते हैं उनका मोमेंटम ज्यादा होता है, तो उस मोमेंटम को कम करने के लिए स्पेस भी काफी ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे स्पेस भी काफी कम था। साथ ही साथ ड्यू टू मॉनसून रनवे पे काफी कम फ्रिक्शन था, रनवे का जो फ्रिक्शन है वो काफी कम था, जिसके लिए जो व्हील्स है उन्हें प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन नहीं मिला और स्लो डाउन करने में काफी मुश्किल देखना पड़ा, काफी मुश्किल हुआ इस फ्लाइट को स्लो डाउन करने में। और ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ कंट्रीब्यूट कर गए, एक साथ जब मिल गए, एक साथ जब जुड़ गए, तो ये फ्लाइट अपना रनवे का जो ओवरशूट एरिया है उसको क्रॉस कर गया और सीधा एक वैली में जाके उतरा, सीधा एक वैली में जाके क्रैश किया। सो दीज आर द फैक्टर्स और दीज आर द कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का यही सारा कॉजेस था, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा टेबल टॉप रनवे होने की वजह से रेसा कम था, रनवे एंड सेफ्टी एरिया का लिमिट कम था, सेकेंड इज ओवररन हो चुका था, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज द मोमेंटम ऑफ दिस फ्लाइट वाज मच हायर देन अ नैरो फ्लाइट। नाउ सेम काइंड ऑफ एक्सीडेंट मैंगलुरु में हुआ था इन द ईयर 2010 में सेम काइंड ऑफ एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस आए थे। कैसे कैसे रिकमेंडेशंस? कहा गया था जितने भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, जितने भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को बैन कर देना चाहिए, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का लैंडिंग स्पेशली बैन कर देना चाहिए, एंड ऑल्सो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए रनवे में, ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम, जिससे कि जो स्पीड है वो काफी तेजी से कम हो पाए, जो एक्सीलरेशन है वो काफी तेजी से कम हो पाए और मोमेंटम कंट्रोल में आ जाए, स्पीड कंट्रोल में आ जाए। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अवॉइडेंस डाउनवर्ड स्लोप इन द ओवरशूट एरिया। सपोज दिस इज द रनवे और दिस इज द ओवरशूट एरिया, दिस डार्क मार्क इज द ओवरशूट एरिया। तो यहाँ पे जब फ्लाइट धीरे धीरे आते रहेगा तो फ्लाइट को अपना जो डाउनवर्ड स्लोप है उसको सही करना है, अपना जो कॉकपिट में जो डाउनवर्ड स्लोपिंग सही करने के लिए जो मशीन दिया है, जो टेक्निकल इश्यूज है उसको सही रखना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं रहना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं रखना है, ताकि अगर ये क्रॉस भी कर जाता है तो फ्लाइट अपने आप थोड़ा बहुत टेक ऑफ के लिए उसको जगह मिल सके। एंड ये सारे इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं हुए हैं, सही तरीके से रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, जिसके वजह से ये अनदर एक्सीडेंट देखा गया है रिसेंटली। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? टू डिक्लेयर कोझिकोडे एज 3C कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट। 3C कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट का मतलब है कि जहां पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को लैंड करना मना है, जहां पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का लैंड बैन कर दिया जाता है। Along with that, बैन ऑन लैंडिंग ड्यूरिंग मानसून, मानसून के पीरियड पे लैंड भी यहाँ पे मना करना जरूरी है, ड्यूरिंग मानसून यहाँ पे लैंड करना बैन कर देना चाहिए। एंड इंश्योरिंग रनवे कंडीशन स्टैंडर्ड, जो ICAO का रनवे कंडीशन स्टैंडर्ड है उसको भी प्रॉपर तरीके से इंश्योर करना जरूरी है, ताकि ये सारे क्रैशेस ना हो, क्रैशेस कम हो। एंड ऑल्सो इंजीनियर्ड मटेरियल्स अरेस्टिंग सिस्टम, EMAS एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली रनवे में एक ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम क्रिएट करता है, और अगर ये EMAS 75 मीटर का होता है तो दिस 75 मीटर ऑफ EMAS विल एक्ट एज अ 240 मीटर्स ऑफ रेसा। रेसा का जो 240 मीटर्स है वो जितना
वो जितना एफिशिएंट है 75 मीटर्स का ईएमएस उतना ही एफिशिएंट है, मतलब 75 मीटर्स का ईएमएस विल एक्ट एज अ 240 मीटर रेसर। तो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है, काफी यूजफुल हो सकता है। एंड ऑल्सो पायलट्स का ट्रेनिंग, ये जितने भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं इनमें काफी कैजुअलिटीज आते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं एक फ्लाइट लैंड करवाते वक्त। तो इस तरह के ट्रेनिंग्स पायलट को सही तरीके से देना भी जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल टॉप एयरपोर्ट जो क्रैश हुआ था, उसके सारा फैक्टर्स, उसका सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। नाउ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट समझना जरूरी है। इंडिया में कई सारे टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि कोझिकोडे एंड कन्नूर इन केरला में 2 एयरपोर्ट है, कोझिकोडे एंड कन्नूर। मैंगलुरु इन कर्नाटका, पांग्योंग इन सिक्किम, शिमला एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश एंड लांगप्यू इन मिजोरम। दीज आर द टेबल टॉप एयरपोर्ट। देखिए दीज एरियाज आर मेनली द हिली टेरेन। ये जो एयरपोर्ट्स है ये सब हिली टेरेन में सिचुएटेड है, मतलब हिल्स को कट करके ये एयरपोर्ट बनाए गए हैं। नाउ लेट अस कम विद एमसीक्यू सेशन। नाउ पिछले क्लास में एक एमसीक्यू मैंने दिया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आरबीआई कैन कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। स्टेटमेंट 2, राइज इन फ्यूल प्राइसेस कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ। क्यों बोथ? देखते हैं। आरबीआई कैन कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ड्यू टू मनी सप्लाई, ड्यू टू राइज इन मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज राइज इन फ्यूल प्राइसेस कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर फ्यूल प्राइसेस अगर हाई हो जाते हैं तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इस सेशन से एक एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेबल टॉप रनवेज। टेबल टॉप रनवे के हिसाब से ये स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए। स्टेटमेंट 1, they are mainly found in hilly and plateau region. Statement 2, ICAO does not recognize any such kind of airport. Which of the above statements is or are incorrect? आपको यहाँ से incorrect statement बताना है। ऑप्शन ए only one, ऑप्शन बी only two, ऑप्शन सी both and ऑप्शन डी none। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे in the next current affairs session. I hope you like the lecture and this is all about the Kozhikode aeroplane crash, Kozhikode Air India Express flight crash. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.